अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ज़ोलॉजी फोरम। सो आज जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ बायोकेमिकल रिस्पॉन्स टू टॉक्सिकेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले बायोकेमिकल रिस्पॉन्स। बायोकेमिकल जो है वो क्या होता है कि बायोकेमिकल इज़ बेसिकली बायो मीन लिविंग एंड केमिकल्स कोई भी सब्सटेंसेस। सो बायोकेमिकल मीन बायो ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे केमिकल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। बायोकेमिकल रिस्पॉन्स टू टॉक्सिकेंट्स दैट दोज केमिकल्स, दोज टॉक्सिकेंट्स जो कि बायोकेमिकल्स को इफ़ेक्ट करते हैं, और इसके रिस्पॉन्स में कोई भी चेंजेस आती हैं दैट कैन बी बिहेवियरल चेंजेस। उसके अलावा फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो सकती हैं, कोई भी कैंसरस ट्यूमर्स या किसी भी तरह के आपके चेंजेस होती हैं, कोई भी तरह की चेंजेस आ सकती हैं उस इंडिविजुअल के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड द बायोकेमिकल रिस्पॉन्स टू टॉक्सिकेंट्स। आगे इसकी बात करते हैं बायोकेमिकल रिस्पॉन्स टू टॉक्सिकेंट्स के बारे में। और भी इंट्रोडक्शन में टॉक्सिकेंट सब्सटेंसेस, आपको पता है कि टॉक्सिकेंट सब्सटेंसेस जो हैं वो किसी भी कैसे काम करते हैं या कैसे बॉडी की अगर हम बायोकेमिकल्स की बात करें तो बायोकेमिकल्स को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वो ना बायोकेमिकल रिसेप्टर्स हैं, ये हमारे पास एक बायोकेमिकल, सपोज इट्स अ बायोकेमिकल, और ये बायोकेमिकल के रिसेप्टर्स हैं। उसके अलावा यहाँ पे कोई भी टॉक्सिकेंट्स आता है, अब यहाँ पे बेसिकली इस बायोकेमिकल ने आके बाइंड करना होता है और वो अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। अब टॉक्सिकेंट क्या करेगा, टॉक्सिकेंट जो है जहाँ पे बायोकेमिकल ने आके बाइंड करना होता है वहाँ पे आके ये बाइंड कर लेगा यहाँ पे बाइंड रिसेप्टर्स पे, और रिसेप्टर्स पे बाइंड करके ये इसके फंक्शन को, बायोकेमिकल के फंक्शन को अल्टर कर देगा। इसका फंक्शन परफॉर्म वो बायोकेमिकल नहीं कर सकेगा। तो अब इसको हम कहेंगे बायोकेमिकल इफ़ेक्ट, कि बेसिकली जो बाइंडिंग ऑफ रिसेप्टर टू टॉक्सिकेंट, कि इस टॉक्सिकेंट का इस रिसेप्टर पे आके बाइंड करने का जो प्रोसेस है इसको हम कहेंगे बायोकेमिकल इफ़ेक्ट, और इसके नतीजे में बायोकेमिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। बायोकेमिकल रिस्पॉन्स बायोकेमिकल इफ़ेक्ट के ही नतीजे में होगा। कैसे कि बायोकेमिकल्स फिर क्या करेंगे, ये तो था कि एक टॉक्सिकेंट आया, उसने बायोकेमिकल के जो रिसेप्टर्स हैं वहाँ पे आके बाइंड कर दिया, तो ये होगा बायोकेमिकल इफ़ेक्ट, जो कि बेसिकली जो टॉक्सिकेंट्स हैं वो अपना इफ़ेक्ट शो करेंगे। अब बायोकेमिकल रिस्पॉन्स क्या होगा कि वो बायोकेमिकल्स आगे से क्या करेंगे, बायोकेमिकल्स का फंक्शन ख़त्म हो गया, ब्लॉक हो गया, तो अब क्या आगे से रिस्पॉन्स आएगा, दैट विल बी कोई भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो सकता है, कोई भी बिहेवियरल चेंजेस बॉडी के अंदर आ सकते हैं, ट्यूमर्स बन सकते हैं, इम्यून सिस्टम का फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, उसके अलावा नर्वस सिस्टम के अंदर कोई डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो कोई भी इसी तरह के चेंजेस आते हैं, दैट इज़ द बायोकेमिकल रिस्पॉन्स टू टॉक्सिकेंट्स। ठीक है, तो अब हम आपको पता है कि हमारी बॉडी जो है वो उसके अंदर डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, उसके बाद ऑर्गेनाली, सेल लेवल होता है, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म, उसके बाद पॉपुलेशन, और अगले नंबर पे कम्युनिटी आ जाता है। तो ये हमारे पास कम्युनिटी और फिर बायोस्फीयर लेवल, तो ये इस तरह के डिफरेंट जो हैं वो लेवल्स हमारी बॉडी के अंदर, तो ये इस तरह के डिफरेंट लेवल्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। अब इस हर लेवल पे जो टॉक्सिकेंट है वो आगे इफ़ेक्ट कर सकता है किसी भी लेवल को, वो इफ़ेक्ट कर सकता है केमिकल को, किसी भी ऑर्गेनाली को, सेल को, टिश्यू को, ऑर्गेनिज्म को, कम्युनिटी को, या पूरी की पूरी पॉपुलेशन को, तो इन सबको इफ़ेक्ट वो कर सकता है। अब हम इसको स्टडी भी कर सकते हैं हर इफ़ेक्ट पे। अब हम जो बात करें वो हम बेसिकली बायोकेमिकल लेवल पे उस पर बात करें ना, बायोकेमिकल लेवल पे। तो बायोकेमिकल लेवल पे अगर कोई टॉक्सिकेंट आता है और इस बायोकेमिकल लेवल पे इफ़ेक्ट करता है, इस कोई भी किसी भी केमिकल को इफ़ेक्ट करता है जो ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, तो उसको इफ़ेक्ट करता है, तो इसको हम बायोकेमिकल लेवल कहेंगे। बायोकेमिकल लेवल जो है वो टॉक्सिकेंट से एक्सपोजर हुआ है। अब इस पर क्या होगा कि जो है इसको एज अ वार्निंग सिग्नल इस्तेमाल किया जाता है। क्या यहाँ पे अगर वो बायोमार्कर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कि अगर यहाँ पे टॉक्सिकेंट आया है, इसने इफ़ेक्ट किया है, तो आगे जो है ये एक वार्निंग सिग्नल के तौर पे इस्तेमाल होगा कि इसने केमिकल को तो इफ़ेक्ट कर दिया है, तो आप जो है इसको जल्दी से जल्दी ठीक कर लें, अपनी बॉडी से टॉक्सिकेंट्स को रिमूव कर लें, ताकि वो है वो डिफरेंट ऑर्गेनाली, डिफरेंट अगले वाले जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उनको इफ़ेक्ट ना कर सके।
जो बायोकेमिकल लेवल है इस पे तो क्या हमने बात की कि इसके अंदर टॉक्सिकेंट जो है वो कैसे इफ़ेक्ट करता है, टॉक्सिकेंट्स किस जगह को इफ़ेक्ट करता है। टॉक्सिकेंट्स जो है वो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटर करेगा, इंटर करने के बाद क्या करेगा, वो उसके स्पेसिफिक जो भी बायो मॉलिक्यूल है उसके साथ बाइंड करेगा, जो भी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल है उसके साथ बाइंड करेगा। हमने यहाँ पे बायोकेमिकल रिसेप्टर्स की बात की थी कि उसके रिसेप्टर जो है उसके साथ टॉक्सिकेंट आता है और वो आके यहाँ पे टॉक्सिकेंट बाइंड कर जाता है इस रिसेप्टर के साथ। इस रिसेप्टर के पास जब बाइंड करेगा तो रिसेप्टर बेसिकली क्या है, एंजाइम्स। तो ये इन एंजाइम की फंक्शनिंग को इफ़ेक्ट करेंगे, ये इन सारे बायोकेमिकल पाथवेज जो हैं इन ये फंक्शनिंग जो है इनको इफ़ेक्ट करेगा और इस तरह से जो बायोकेमिकल्स हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट लेवल जो अगर हायर लेवल की बात करें तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो टॉक्सिकेंट्स हैं वो अपनी एक इंडिविजुअल की फिजियोलॉजी को, उसकी डिफरेंट फंक्शंस को, लाइक अगर हम बात करें ऑर्गेनेली सेल या टिश्यू की, तो ये सेल ऑर्गेनेली टिश्यू ऑर्गन सिस्टम की ये इनकी फंक्शंस को डिस्टर्ब कर सकते हैं। जबकि अगर उसके बाद सेकेंड नंबर पे ये इनके बिहेवियर को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, उसके अलावा ये इनकी रिप्रोडक्शन को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो बायोकेमिकल लेवल पे टॉक्सिकेंट क्या करते हैं, ये एंजाइम के फंक्शनिंग को ब्लॉक करते हैं, जबकि हायर लेवल पे भी ये फिजियोलॉजी, बिहेवियर और रिप्रोडक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं। आगे हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से बायोकेमिकल्स हैं जिनको जो टॉक्सिकेंट्स हैं वो आगे इफ़ेक्ट कर सकते हैं और इसके नतीजे में हमारे अंदर जो है डिफरेंट बिहेवियरल, डिफरेंट फिजियोलॉजिकल जो है वो चेंजेस आ सकते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स की सबसे पहले बात करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स को समझने की ज़रूरत है कि होते क्या हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स बेसिकली दे आर द बॉडीज़ केमिकल मैसेंजर्स। आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के जो हैं वो सिस्टम्स होते हैं जो कि बॉडी की पूरी कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं डिफरेंट पार्ट्स के। तो एक होता है नर्वस और अदर वन इज़ एंडोक्राइन। तो अगर नर्वस में न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, बेसिकली जो है ये इनको आपने जो हमारी नर्वस सिस्टम के अंदर जो भी कम्युनिकेशन होती है वो थ्रू न्यूरॉन्स होती है, थ्रू द नर्व सेल्स होती है। तो अब न्यूरॉन्स के अंदर क्या होता है कि उसके अब न्यूरॉन्स क्या होते हैं कि वो मैसेजेस को, वो नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करते हैं, वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास उस मैसेज को भेजते हैं। सो भेजने के लिए उन्हें दो तरीके से वो भेज सकते हैं उन मैसेजेस को, एक तो न्यूरो की मदद से या फिर दूसरा तरीका है इलेक्ट्रिकल तरीके से। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हो सकती है या फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स की मदद से। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर बेसिकली अमाइनो एसिड्स या कोई भी पेप्टाइड्स वगैरह, न्यूरोपेप्टाइड्स वगैरह हो सकते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये क्या करते हैं कि इनको ये बेसिकली प्रिपेयर किए जाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये हमारे पास एक न्यूरॉन है और ये इसके हमारे पास दूसरा न्यूरॉन है। इसके पास यहाँ से पहले न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास नर्व इम्पल्स को पहुँचाने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो पिछले वाला न्यूरॉन, मतलब फर्स्ट वाला न्यूरॉन जो है जिसको हम प्री न्यूरॉन भी कह सकते हैं, तो प्री न्यूरॉन क्या करता है कि वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज़ करता है इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये जैसे कि ये जूम किया गया है यहाँ पे देखें, ये दरम्यान में ये एक न्यूरॉन है पिंक वाला और दूसरा है ब्लू वाला। तो इन दोनों के दरम्यान ये खाली जगह है, दैट इज़ कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इनके अंदर जो खाली जगह है, अब ये जो पीछे वाला न्यूरॉन है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, प्री न्यूरॉन है आप कह सकते हैं। तो ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ये क्या करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स को इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर रिलीज़ करेगा और ये जाके इस जो अदर वन दूसरा न्यूरॉन है पोस्ट वाला, इसके पास, इसके ब्रेन के ऊपर जाके बाइंड करेंगे, वहाँ पे रिसेप्टर्स होंगे। तो वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को वो डिटेक्ट कर लेंगे न्यूरॉन्स जो हैं और इस तरह नर्व इम्पल्स जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स के पास जाएगी। अब जो है ये तो हमारे पास तरीका हो गया कि इस तरह न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो काम करते हैं। अब अगर हम टॉक्सिकेंट्स की बात करें कि टॉक्सिकेंट्स कैसे इस सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को इफ़ेक्ट करते हैं, तो ये मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे कि अगर हम इसकी शेप देखें न्यूरॉन की और उसको इफ़ेक्ट कर सकते हैं टॉक्सिकेंट्स, तो क्या कौन कौन से पार्ट्स को इफ़ेक्ट करते हैं, वो या तो सेल बॉडीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं और उसके अलावा ये हमारे पास न्यूरॉन्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना बॉडी के, ये सेल बॉडी है, ये जबकि ये जो दूसरी ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज़ एक्सोन्स। तो या तो वो एक्सोन्स को डैमेज कर सकते हैं और उसके नंबर पे, दूसरे नंबर पे वो उसकी नर्व सेल बॉडीज़ को इफेक्ट कर सकते हैं और थर्ड नंबर पे वो उसकी माइलन शीथ, जो कि डिफरेंट एक्सोन्स के ऊपर माइलन शीथ लगी होती है, उसको इफेक्ट कर सकते हैं। और ये आपको पिंक कलर में ये नज़र आ रही है, दैट इज़ माइलन शीथ।
ये माइलिन शीथ होती है जिसको भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बायोकेमिकल लेवल की बात करें तो बायोकेमिकल लेवल पे ये इफ़ेक्ट कर सकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स की सिंथेसिस को, और उसके बाद उसके रिलीज़ को इफ़ेक्ट कर सकते हैं कि या तो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो रिलीज़ ही नहीं होंगे, कि इस चीज़ को इफ़ेक्ट कर सकते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो प्री वाला इसको रिलीज़ ही ना करे और ये पोस्ट वाला उसको डिटेक्ट ही ना कर सके, उसको जो है वो सेंस ही ना कर सके, और इस तरह रिलीज़ और सिंथेसिस को, इस तरह न्यूरोट्रांसमीटर्स की रिलीज़ और उसकी सिंथेसिस को ये इफ़ेक्ट करके और जो है इसको इफ़ेक्ट कर सकते हैं, और फिर इस तरह नर्व इम्पल्स की कंडक्शन नहीं होगी। जब नर्व इम्पल्स की कंडक्शन नहीं होगी तो बिहेवियरल चेंजेस होंगे। और आपको पता है कि बिहेवियरल जो है बिहेवियर इज़ बेसिकली द रिस्पॉन्स ऑफ नर्वस सिस्टम, जो कि नर्वस सिस्टम का ही रिस्पॉन्स है कि अगर नर्वस सिस्टम जो है वो कोई भी मैसेज देता है किसी भी बॉडी पार्ट के पास लेके जाता है, न्यूरॉन्स लेके जाते हैं, नर्वस सिस्टम का मैसेज जो है ब्रेन की तरफ से जो मैसेज आता है वो न्यूरॉन्स लेके जाते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास, और वो फिर बॉडी पार्ट्स उस लिहाज से बिहेव करता है, दैट इज़ बिहेवियरल, दैट इज़ बिहेवियर। तो अगर जो है हम न्यूरोट्रांसमीटर की सिंथेसिस और रिलीज़ नहीं होगा तो इसकी क्या होगा कि नर्व इम्पल्स ये ट्रांसमिट नहीं होगी, और फिर बिहेवियर भी इस तरह जो है बिहेवियर में अल्ट्रेशंस हो जाएंगी, बिहेवियर अल्टर हो जाएगा। अगर हम फ़िश की बात करें तो फ़िश के अंदर बहुत डिफरेंट जो हैं फ़िश के अंदर डिफरेंट न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, सीरोटिनिन, डोपामाइन, एसिटाइल कोलिन और गैबा। ये इन्वॉल्व होते हैं इसकी लोकोमोशन के अंदर, एग्रेशन के अंदर, स्कूलिंग बिहेवियर के अंदर और फीडिंग बिहेवियर के अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं। कोई भी टॉक्सिकेंट आता है तो वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को इफ़ेक्ट करता है, तो इन बायोकेमिकल्स को इफ़ेक्ट करता है, तो एंड पे जो उसके अंदर चेंजेस आएंगी, जो उसके अंदर टॉक्सिसिटी जनरेट होगी वो होगी उसकी या तो लोकोमोशन में चेंजेस आ जाएंगी या फिर एग्रेशन और स्कूलिंग बिहेवियर में और फीडिंग बिहेवियर में। तो अब बात करते हैं ऐसे कौन कौन से केमिकल्स हैं, ऐसे कौन कौन से टॉक्सिकेंट्स हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं बायोकेमिकल लेवल को, जो कि बायोकेमिकल्स को इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहले मरकरी। मरकरी जो है बेसिकली जो है ये क्या काम करता है फिशेस के अंदर, मरकरी जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को कैसे इफ़ेक्ट करता है कि ये इट डिक्रीजेज द लेवल ऑफ सीरोटोनिन। सीरोटोनिन बेसिकली इट इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल मैसेंजर ही है, जो कि जिसके लेवल को मरकरी जो है वो डिक्रीज़ कर देता है। तो सीरोटिनिन की अगर बात करें तो सीरोटिनिन बेसिकली एक न्यूरोट्रांसमीटर है, केमिकल मैसेंजर है, जो कि द मूड स्टेबलाइजर, मूड को सही कर देता है, उसके ऊपर प्लेजर वाली फीलिंग्स देता है। और तो इसका मतलब है अगर मरकरी जो है इस सीरोटोनिन को इफ़ेक्ट करेगा, इसके लेवल्स को डिक्रीज़ करेगा, तो ये एंजाइटी क्रिएट करेगा बॉडी के अंदर। और इसी तरह ये सीरोटोनिन जो है ये फ़िश के अंदर इन्वॉल्व होता है इम्यून और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, जो है ये फ़िश के अंदर इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन के लिए। जो सीरोटिनिन है इस इन फंक्शंस को रेगुलेट करता है। तो अगर मरकरी जो है वो सीरोटिनिन को इफ़ेक्ट करेगा तो फ़िश के अंदर बेसिकली वो रिप्रोडक्शन और इम्यूनिटी को इफ़ेक्ट करेगा, उनके इम्यून सिस्टम और रिप्रोडक्शन को इफ़ेक्ट कर देगा। उसके बाद सेकेंड नंबर पे कि ये हाइपोथैलेमस सीरोटोनर्जिक सिस्टम जो है इसके लेवल को इसकी नॉर्मल डेवलपमेंट जो है वो उसको कम कर देता है। बेसिकली जो हाइपोथैलेमस है इसके अंदर सीरोटिनर्जिक सिस्टम होता है। बेसिकली इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, सीरोटिनर्जिक सिस्टम इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, और ऐसे न्यूरॉन्स जो कि रिसोर्स होते हैं सीरोटिनिन का, तो उसको नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं करवाता। तो ये सीरोटिनर्जिक सिस्टम क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और उसके नतीजे में स्टिमुलेट करता है कि वो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करें। अगर ये इसकी नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं हो रही, टॉक्सिकेंट मरकरी जो है इसको इफ़ेक्ट कर रहा है इसकी नॉर्मल डेवलपमेंट को, हाइपोथैलेमिक जो सीरोटिनर्जिक सिस्टम की डेवलपमेंट को, तो इसका मतलब है कि जो है ग्रोथ हार्मोन जो है वो उसका रिलीज़ नहीं होगा, उसकी प्रॉपर जो सिक्रीशन है वो नहीं होगी। तो इस तरह फिश की ग्रोथ को भी इफ़ेक्ट करता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे अब बात करते हैं लेड की। तो जो लेड है ये क्या करता है कि ये कैट फिश के अंदर क्लैरियस पेट्रिकस के अंदर जो है ये सीरोटिनिन के लेवल को इंक्रीज़ कर देता है। उसके अलावा ये गैबा जो है इसके लेवल को कम कर देता है। तो अगर सीरोटिनिन का लेवल जो है वो इंक्रीज़ होगा, किसी भी चीज़ का ज़्यादा होना और कम होना दोनों जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, इंडिविजुअल के अंदर उसको इफ़ेक्ट करते हैं। तो अगर सीरोटिनिन का लेवल कम होता है, ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब है ओवर एक्साइटेशन हो जाती है। इसका मतलब ये भी है कि फ़िश और इम्यून सिस्टम जो है इन दोनों को इनको फ़िश के इम्यून सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों को ये फिर भी इफ़ेक्ट करेगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे गैबा की बात करें तो गैबा जो है गैमा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड जो है ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है, लेकिन ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है इट इज़ अ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर।
इट इज़ बेसिकली इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कि ये कामनेस प्रोवाइड करता है कि जो मुसलसल जो है स्टिमुलेशन के नतीजे में जो मुसलसल नर्व इम्पल्स जो हैं वो कंडक्ट हो रही हैं, तो उसको कम करता है और ब्रेन को ये कह लें कि सुकून प्रोवाइड करता है, सुकून देता है ब्रेन को। तो अगर ये लेवल गैबा का कम हो जाएगा तो इससे भी एंजाइटी है, ओवर एक्साइटेशन जो है वो हो जाएगी। उसके अलावा ये फ़िश के अंदर क्या करता है कि ये पिट्यूटरी जो हार्मोन्स हैं उनको रिलीज़ करवाता है, पिट्यूटरी हार्मोन्स को रिलीज़ करवाता है। तो अगर ये भी नहीं होगा तो पिट्यूटरी हार्मोन्स जो हैं जैसे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है या फिर ग्रोथ हार्मोन है तो वो रिलीज़ नहीं हो सकेंगे। तो ये इस तरह से। उसके अलावा ये जो सीरोटोनिन की जो रिलीज़ है उसको इंक्रीज़ कर देता है, लेड जैसे कि ऊपर भी बताया। और इसके नतीजे में क्या होगा कि फीडिंग टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है इन द फीथ मैनोज। फीथ मैनोज इज़ बेसिकली स्पीशी ऑफ फिश। तो उनके अंदर क्या होता है कि फीडिंग टाइम जो है मतलब सीरोटोनिन का इंक्रीज़ होना फीडिंग बिहेवियर को चेंज कर देता है, उनके फीडिंग टाइम को इफ़ेक्ट करता है और फीडिंग बिहेवियर जो है उसके अंदर टॉक्सिसिटी काज करता है। थर्ड नंबर पे बात करते हैं DDT, डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन की। इट इज़ बेसिकली अ पेस्टिसाइड, ये एक पेस्टिसाइड है और इसका अगर एक्सपोजर होता है गोल्ड फिश के अंदर तो इसके अंदर क्या करता है कि ये इसकी स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी करवाता है और स्कोरिंग बिहेवियर को इफेक्ट करता है। स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी को इंक्रीज़ करवाता है। स्पॉन्टेनियस के अगर जो है बाहर से स्टिमुलस, अच्छा जो नर्व इम्पल्स हैं वो तब कंडक्ट होती हैं जब कोई भी बाहर से स्टिमुलस आता है, एक्सटर्नल स्टिमुलस आता है और वो उसको एक्टिवेट करता है, जिसके नतीजे में नर्व इम्पल्स कंडक्ट होती हैं। जो मैसेजेस होते हैं वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जाते हैं। स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी में क्या होगा कि वो जो ये बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं भी होंगे तो इसकी फिर भी ये जो है वो स्टिमुलस की एब्सेंस में भी ये जो है खुद ब खुद ही कंडक्शन होती रहेगी नर्व इम्पल्स की। तो ये स्टिमुलस स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी को जो है वो इंक्रीज़ करवाता है कि एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं भी मिला ब्रेन को लेकिन फिर भी वो कंडक्शन करवाता रहता है नर्व इम्पल्स की। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेशन हो जाएगी। उसके अलावा ये स्कूलिंग बिहेवियर के जो फ़िश के स्विमिंग पैटर्न्स हैं उसको इफ़ेक्ट करता है कि वो प्रॉपर जो है उसके स्विमिंग पैटर्न्स जो हैं वो उसके चेंज हो जाएंगे, उसको ये उसमें इंटरफेयर करता है। उसके अलावा ये ब्रेन के अंदर सीरोटोनिन के लेवल को इंक्रीज़ करता है और डोपामाइन के लेवल्स को भी इंक्रीज़ करता है और इन दोनों के इंक्रीज़ की होने की वजह से ही ये दोनों जो हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं, स्कूलिंग बिहेवियर और स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी होती है। उसके बाद आगे फोर्थ नंबर पे बात करते हैं PCBs के बारे में। पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स जो हैं ये ब्रेन के अंदर डोपामाइन और नॉर एपिनेफ्रिन जो कि दोनों न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। डोपामाइन क्या करता है कि ये प्लेयर की फीलिंग्स देता है, मोटिवेशन फीलिंग्स देता है, जबकि नॉर एपिनेफ्रिन क्या करता है कि ये जो है ये स्ट्रेस लेवल्स बॉडी के अंदर स्ट्रेस लेवल्स को डिटेक्ट करता है, स्ट्रेस को डिटेक्ट करता है। और इसके अलावा ये डिफरेंट जो है ये भी प्लेयर और इस तरह स्लीप एपेटाइट के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो अब ये दोनों डोपामाइन ये इनके कॉमन है, लेकिन फिशेस के अंदर ये इफ़ेक्ट करते हैं उनकी लोकोमोशन को। इन द बेसिकली कीली फिश के अंदर ये उसकी लोकोमोटरी एक्टिविटी जो है उसको इफ़ेक्ट करते हैं और उसकी प्रॉपर लोकोमोशन नहीं करवाते। अगले नंबर पे जो हम बात करते हैं वो एंडोक्राइन डिस्टर्बर्स हैं, मतलब एंडोक्राइन सिस्टम को कैसे पेस्टिसाइड्स जो हैं डिफरेंट एंडोक्राइन डिस्टर्बर्स जो हैं केमिकल्स जो हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं। अब एंडोक्राइन डिस्टर्बर्स जो होते हैं ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि एंडोक्राइन सिस्टम को इफ़ेक्ट करते हैं। तो अब ये इफ़ेक्ट जो है वो कैसे करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम ये आते हैं और ये क्या करते हैं, बेसिकली जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अगर थोड़ी सी भी कंसंट्रेशन जो केमिकल्स हैं उनकी उसके अंदर हो तो ये हार्मोन्स को चेंज कर देता है। थोड़ी सी भी कंसंट्रेशन अगर जो है वो हो डिफरेंट सब्सटेंसेस की तो वो एंडोक्राइन सिस्टम को इफ़ेक्ट कर देते हैं और हार्मोन्स के लेवल को चेंज कर देते हैं। अब ये एंडोक्राइन डिस्टर्बर्स क्या काम करते हैं, ये कैसे काम करते हैं, ये या तो फर्स्ट नंबर पे ये हार्मोन की जो है फंक्शन उसको चेंज कर देते हैं। हार्मोन के फंक्शन को चेंज कैसे करेंगे कि ये पहले नंबर पे तो या तो बाइंड कर जाएंगे उसके रिसेप्टर्स पे, मतलब जहाँ पे हार्मोन ने आके लगना है और उसने अपना फंक्शन परफॉर्म करना है उसके साथ बाइंड कर जाएंगे। फॉर एग्जांपल इसके अंदर एग्जांपल दें तो एस्ट्रोजन या फिर एंड्रोजन जो है उसके रिसेप्टर्स की बात कर लेते हैं। तो इन दोनों के तो अगर एस्ट्रोजन या एंड्रोजन के रिसेप्टर्स पे ये आके बाइंड करते हैं एंडोक्राइन डिस्टर्बर्स, तो ये बेसिकली टेस्टोस्टेरोन जो है उसकी प्रोडक्शन को
तो अगर ये एंड्रोजन एस्ट्रोजन के आते हैं तो अगर एस्ट्रोजन के पास आते हैं तो एस्ट्रोजन की ये जो प्रोडक्शन है, ये एस्ट्रोजन का जो फंक्शनिंग है उसको ब्लॉक कर देते हैं। और अगर ये एंड्रोजन पे आते हैं तो ये टेस्टोस्टेरोन विच इज़ अ मेल हार्मोन, तो उसके फंक्शन को चेंज कर देते हैं। उसके अलावा ये सेंथेसिस को, उन हार्मोन के सेंथेसिस को इफेक्ट करते हैं, उसको सेंथेसाइज नहीं होने देते। उसके अलावा या फिर इसके बहुत से और मैकेनिज़म्स हैं, उनको इफेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास, हमने पहले तो बात की थी रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजी में रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स की बात की थी कि वो कैसे जो है एंडोक्राइन डिस्टरप्टर्स जो हैं वो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को इफेक्ट करते हैं। हमने बात की एगोनिस्ट के तौर पे काम करते हैं, एंटागोनिस्ट के तौर पे काम करते हैं। इस तरह वो डिफरेंट एंजाइम के सिंथेसिस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये हमने बात की थी। तो इसके अलावा एविडेंसेस मिले हैं, डिफरेंट साइंटिस्ट को एविडेंसेस मिले हैं कि जो है वो कंटामिनेंट्स जो हैं, टॉक्सिकेट्स जो हैं, ये थायराइड ग्लैंड जो है इसके फंक्शन को भी इफेक्ट कर सकते हैं। अब आगे थायराइड ग्लैंड की अब बात करते हैं। तो थायराइड ग्लैंड के अंदर ये जो है हमारी बॉडी के अंदर एक ग्लैंड है जो कि थायराइड हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, T3 और T4 को। तो ये डिफरेंट फंक्शन होते हैं इनके थायराइड ग्लैंड के, लाइक मेटाबॉलिज्म में लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व होता है। तो ये बहुत से इसके फंक्शंस हैं, नर्वस सिस्टम में इन्वॉल्व होता है। तो ये, और इस तरह अगर वो नहीं होंगे तो उससे बिहेवियर भी इफ़ेक्ट। तो अब अगर हम बात करें कि कैसे जो केमिकल्स हैं, कैसे टॉक्सिकेंट्स जो हैं वो थायराइड हार्मोन्स को और थायराइड ग्लैंड को इफ़ेक्ट करते हैं, उनके अंदर कैसे चेंजिंग करते हैं, उनके कैसे फंक्शंस को इफ़ेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके 4 वेज़ हैं। सबसे पहले कि वो उसके हार्मोन्स जो हैं थायराइड ग्लैंड के, उसकी T3 या T4, इनको, इनकी जो सिंथेसिस है उनको अल्टर कर देते हैं, उनको सिंथेसाइज नहीं होने देते। सेकेंड नंबर पे कि उनकी बाइंडिंग टू रिसेप्टर साइट्स के, और वो हार्मोन्स जो हैं वो जिन रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करते हैं, रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करते हैं और अपने फंक्शन जो है, जैसे कि मेटापेड, कार्बोहाइड्रेट, इनको मेटाबोलाइज करवाना, उसके अलावा हार्ट रेट, और उसके अलावा हार्ट रेट, ग्रोथ, डिवेलपमेंट, इनके अंदर इनका फंक्शन है, तो इनको परफॉर्म करवाते हैं। तो क्या करते हैं कि वो जो केमिकल्स हैं वो रिसेप्टर साइट्स जहाँ पे थायराइड हार्मोन्स से आके बाइंड करना होता है उसको अल्टर कर देते हैं, उसके अंदर चेंजिंग कर देते हैं, उनको बाइंड करने से रोकते हैं। उसके अलावा थर्ड नंबर पे कि ये जो मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स हैं, डीहाइड्रोनेसिस जो कि हैं, इनको अल्टर करते हैं। अब बेसिकली सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि डीहाइड्रोनेसिस क्या है। डीहाइड्रोनेसिस मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स हैं जो कि T4 को T3 में कन्वर्ट करते हैं। T3 इज़ बेसिकली एक्टिव फॉर्म होती है, जबकि T4 इतनी एक्टिव फॉर्म नहीं है। अब T3 एक्टिव फॉर्म इसलिए है क्योंकि वो जल्दी से जो रिसेप्टर्स हैं उनके साथ बाइंड कर जाता है, न्यूरोनल रिसेप्टर्स के साथ। न्यूरल रिसेप्टर्स के साथ जो T3 है ये जल्दी जो है वो न्यूरल रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर जाता है, जबकि T4 जो है वो इतना बाइंड नहीं कर सकता, इतना रैडली जो है वो बाइंड नहीं कर सकता। सबसे पहले डीहाइड्रोनेशन के प्रोसेस को समझना होगा। डीहाइड्रोनेशन का प्रोसेस क्या है कि इसके अंदर हाइपोथैलेमस जो है वो सिक्रीट करता है, रिलीज़ करता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को। अब ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन एक्टिवेट करता है या रिलीज़ करवाता है पिट्यूटरी से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। तो ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये थायराइड फोलिकल्स जो हैं, थायराइड ग्लैंड जो है इसको एक्टिवेट करता है, और ताकि वो जो है वो T4 को T3 में कन्वर्ट कर सके। अब ये जो कन्वर्जन है ये करवाते हैं बेसिकली डिफरेंट एंजाइम्स, दे आर कॉल्ड द डीहाइड्रोनेसिस, और इनकी भी फर्दर फॉर्म्स हैं, डीहाइड्रोनेसिस 1, डीहाइड्रोनेसिस 2, डीहाइड्रोनेसिस 3, सो ऑन। ठीक है, तो ये है डीहाइड्रोनेशन का प्रोसेस जिसके अंदर T4 जो है वो T3 में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि इसकी एक्टिव फॉर्म है। तो ये जो है केमिकल्स जो हैं वो डीहाइड्रोनेशन के प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं बाय अल्टरिंग द डीहाइड्रोनेसिस एंजाइम। फोर्थ नंबर पे कि ये जो कोई भी हार्मोन जो है वो जहाँ पे बनता है फिर उससे वहाँ पे ब्लड प्लाज्मा के पास जाता है, और वहाँ पे ये अपना ब्लड प्लाज्मा के पास जाता है, और वो ब्लड के थ्रू जो है पूरे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है वहाँ पे उसको भेजा जाता है, और वहाँ पे वो अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। तो इसी तरह थायराइड हार्मोन्स भी जो है वो जाते हैं और इनकी, ताकि ब्लड प्लाज्मा के अंदर, ताकि इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है ताकि ये भी अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकें। तो जो है इसको, इस ट्रांसपोर्ट को जो केमिकल्स हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं, और जो है ताकि इस ट्रांसपोर्ट को इफ़ेक्ट करते हैं थायराइड हार्मोन्स की जो केमिकल्स हैं। अब बात करते हैं कि थायराइड ग्लैंड जो है टेलियोस्ट फिश के अंदर ये कैसे, वो किस तरह का होता है और उसको टॉक्सिकेंट जो है वो कैसे इफ़ेक्ट करते हैं।
टेलीहोस्ट फिश के अंदर जो थायराइड ग्लैंड है वो प्रॉपर इस तरह नहीं होता जैसे ह्यूमंस के अंदर होता है। इसके अंदर थायराइड फोरिकल्स होते हैं बेसिकली, जो कि थायराइड फोलिकुलर सेल्स होते हैं, फोरिकल्स होती हैं जो कि थायराइड हार्मोन्स को रिलीज़ करवाते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये जो थायराइड फोरिकल्स हैं ये दे आर बेसिकली स्टिमुलेटेड बाय, इनको स्टिमुलेट करते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन विच इज़ रिलीज बाय फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो वहाँ से ये इसको स्टिमुलेट करते हैं और ये फोरिकल एपिथेलियल सेल्स जो हैं इनके वेट जो है वो इंक्रीज़ होता है, इनकी हाइट जो है वो इंक्रीज़ होती है इस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की मदद से। तो इसके बाद ये एक नॉर्मल इनका फंक्शन है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये इनकी जो फॉलिकुलर सेल्स हैं इनको इंक्रीज़ करवाता है, इनका वेट इंक्रीज़ करवाता है, इनका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करवाता है। डिफरेंट फिशेस को लिया गया फ्रॉम द ग्रेट लेक्स और फिर देखा गया उनके अंदर कि उनके अंदर जो थे वो उनके जो थायराइड फोरिकल्स थे वो बहुत ज़्यादा इनलार्ज थे, दे वर एबनॉर्मली इनलार्ज्ड। तो बेसिकली या हम इसे ग्वाइटर भी कह सकते हैं। ग्वाइटर की बेसिकली जो अगर हम देखें तो उसका जो नॉर्मल वो ग्वाइटर क्यों होता है, नॉर्मल जो ग्वाइटर होता है वो होता है ड्यू टू आयोडीन डेफिशिएंसी की, आपकी फूड के अंदर जो है वो आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से ग्वाइटर होता है। लेकिन फिशेस के अंदर देखा गया कि उनका जो ग्वाइटर था वो इस वजह से नहीं था कि उनकी जो फूड थी उसके अंदर आयोडीन की कमी थी, बल्कि उसका रीज़न कोई और था। उसकी रीज़न क्या थी, उसकी कि उनके अंदर जो T3 है विच इज़ एक्टिव फॉर्म ऑफ T4, तो वो जो है इतनी सिग्निफिकेंट सिक्रीट नहीं किया गया था, मतलब उसकी अमाउंट जो थी इनकी बॉडी के अंदर वो कम थी T3 की। और ये डीहाइड्रोनेशन के प्रोसेस को उन्होंने अल्टर किया था केमिकल्स ने, और इस तरह T4 जो था वो T3 में कन्वर्ट नहीं हो सका, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर इसकी जो कंसंट्रेशन थी वो कम रह गई और फिर उन्हें ग्वाइटर हो गया, जो कि उनकी जिसकी वजह से उन्हें ग्वाइटर हो गया। तो डीहाइड्रोनेशन के प्रोसेस को उन्होंने अफेक्ट किया, डीहाइड्रोनेसिस एंजाइम को इफेक्ट किया जिसकी वजह से ग्वाइटर हुआ। सो दैट वॉज बेसिक रीज़न ऑफ ग्वाइटर इन दैम। उसके बाद लास्ट में बात करते हैं कि बायोकेमिकल इफेक्ट्स ऑफ टॉक्सिक इंट्रैक्शन ऑफ कैडमियम ऑन क्लैरियस गैरिपनस। क्लैरियस गैरिपनस जो है फिश स्पीशीज जो है इसके अंदर कैडमियम के इंट्रैक्शन, कैडमियम का एक्सपोजर हुआ और उसके अंदर जो बायोकेमिकल इफेक्ट्स हुए तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कैडमियम जो है बेसिकली इट इज़ अ हैवी मेटल, जो कि इसको सबसे ज़्यादा टॉक्सिक वाटर कंटामिनेंट कंसीडर किया जाता है और इसके बहुत ज़्यादा पोल्यूटिंग इफेक्ट्स हैं। उसके साथ साथ ये जो फ़िश के अंदर काज करता है कैडमियम जो है ये उसके मेटाबॉलिज्म के अंदर डिस्टर्बेंस काज करता है, लाइक उसके बिहेवियर जो है नॉर्मल बिहेवियर फ़िश शो करती है। उसके अलावा इसकी लोकोमोशन को इफेक्ट करता है और लास्ट पे इसके एनोरेक्सिया मतलब इसकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं उसको इफेक्ट करता है कि ये बिल्कुल ही या तो खाना छोड़ देती है या फिर इसकी जो फीडिंग टाइम है उसको अल्टर कर देता है। उसके अलावा ये ब्लड सेल्स को इफेक्ट करता है और लास्ट पे इट प्रोड्यूसेस द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ ROS। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को होंगी तो इसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा। ऑक्सीडेटिव रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ क्या कब बनती हैं, जब बॉडी के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की वजह से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो हैं वो ज़्यादा बनती हैं। अब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जब ज़्यादा होती हैं तो क्या होता है कि बॉडी के अंदर एक स्ट्रेसफुल कंडीशन हो जाती है और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होती हैं, अनस्टेबल स्पीशीज़ होती हैं जो कि डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की वजह से बनती हैं। अब ये खुद को स्टेबल करने के लिए डिफरेंट जो सेल्स हैं बॉडी के, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, डिफरेंट जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ बाइंड करती हैं और उनसे जो इलेक्ट्रॉन जो है उनको लेती हैं, जिसकी वजह से उनको जिसकी वजह से उनको इफ़ेक्ट करती हैं और इस तरह जो है बॉडी के अंदर बहुत ही स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की वजह से। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एजिंग को काज करती हैं। उसके अलावा एजिंग और जो है अर्थराइटिस, कैंसर, उसके बाद एस्थमा और ये बहुत सारी एल्ज़ीमर्स, तो ये बहुत सारी हाइपरटेंशन, ये बहुत सारी डिसीज़ेज़ जो हैं ये बेसिकली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से ही होती हैं, जिसमें बॉडी के अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, जबकि एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को के खिलाफ डिफेंड करते हैं, के अगेंस्ट डिफेंड करते हैं और उनको स्टेबल करते हैं, उनकी बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द बायोकेमिकल रिस्पॉन्स टू टॉक्सिकेंट्स।